रश्मि चैनल पे स्वागत है एडवोकेट कृष्ण वल्लभ शर्मा जी का। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। ये आप वेदों पे लगातार काम कर रहे हैं, सनातन धर्म पे काम कर रहे हैं। अभी कल की घटना है जो चंद्रयान सेफली लैंड किया, उसमें इसरो के वैज्ञानिक ने कहा कि वेदों में सभी तरह के गणित के सूत्र मौजूद हैं और वामपंथियों ने वेद के अस्तित्व को ही नकार दिया था। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, मुश्किल ये आ रही है ना कि यहाँ पे लोग सब वेद को समझ नहीं पाते हैं और लोग ऐसा जनरल एक परसेप्शन, एक भ्रांति पैदा कर दिए हैं कि वेद में और भारतीय सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें पूजा पाठ और कर्मकांड से रिलेटेड मैटर्स हैं, पूजा पाठ के मंत्र हैं, देवी देवता के मंत्र हैं। एक्चुअली वेद जो की है वह सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान के मूल सूत्र का, साइंटिफिक फॉर्मूलाज का संग्रह है। अंग्रेजी में कहें, इट्स द फर्स्ट कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ। अब इसमें आप नाम सुने होंगे वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो कि साइंटिफिक फॉर्मूलाज थे उनको निकाल करके वैदिक गणित तैयार किया गया। उसी तरीके से इसमें फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, एनवायरमेंटल साइंस का है, तमाम तरह के जितने भी साइंसेस हैं सबके साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है। वेद सूक्त कहा जाता है। वेद सूक्त वही है, फॉर्मूला जो भी है सूत्र, हिंदी में सूत्र कहा जाता है। तो उसी के वेद सूक्त के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग खंड हैं। ऋग्वेद का हो, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, अथर्ववेद का है। और फिर ये नेचुरल प्रोसेस ऑफ बाइफर्केशन ऑफ साइंसेस है। जैसे वेद तो सिर्फ एक ही है, 4 भाग में उसको डिवाइड किया गया और फिर उपवेद के रूप में, इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में आयुर्वेद को लिया गया। फिर आयुर्वेद को ऐसे ऋग्वेद का उपवेद कहा जाता है, कुछ लोगों ने इसको अथर्ववेद का भी उपवेद कहा है, लेकिन ऐसे बेसिकली ये ऋग्वेद का उपवेद के रूप में आयुर्वेद है। फिर धनुर्वेद, ये पूरा मिलिट्री साइंस से रिलेटेड, वॉरफेयर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिफिक फॉर्मूलाज थे उनके कंपेंडियम के रूप में फिर धनुर्वेद के रूप में आया। फिर गंधर्व वेद है, तो गंधर्व वेद इसका सामवेद के उपवेद के रूप में आया है। फिर अथर्ववेद है, तो उसके उपवेद के रूप में शिल्प वेद, यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, नगर निर्माण, भवन निर्माण, इस सब का जो कि साइंटिफिक फॉर्मूलाज था उसको उसमें एक कंपेंडियम के रूप में तैयार किया गया, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट साइंस के रूप में। फिर आइए, फिर ये अर्थवेद। अथर्ववेद अलग है, अर्थवेद अलग है। अर्थवेद में आ गया इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइंस ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इस सारे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इन सबको लेकर के अलग से अर्थवेद आया है। जैसे चाणक्य का कौटिल्य अर्थशास्त्र जो कि है, अर्थशास्त्र आजकल के केवल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वो नहीं है, वो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और तमाम सारे चीज का था। उसी तरीके से इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि वेद से ही समस्त प्रकार के ज्ञान विज्ञान का प्रादुर्भाव वेद से ही हुआ है। तो इसमें अलग अलग ग्रहों पे के बारे में क्या वेदों में कुछ पहले से वर्णित है? बिल्कुल, वेदों में भी वर्णित है, हमारे पुराणों में भी वर्णित है। हम लोग नवग्रह की पूजा करते हैं, उसमें भी वर्णित है। हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों की जो बात आती है, पूरा हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र जो कि है, ये आर्यभट्ट का जो कि जितना भी सिद्धांत रहा है, वराह मिहिर का सिद्धांत रहा है, ये सब कुछ ज्योतिषीय और ये क्या उसको कहा जाता है एग्जैक्टली, जो अंतरिक्ष विज्ञान का था, उससे रिलेटेड ही सारे मैटर्स थे और उसको लेकर के हमारे तमाम ग्रंथों में इस तरह की बात आती है। ग्रहों के का पूरा, किस ग्रह का कौन सा नेचर है, कौन सा कलर है, ये सारा भी वेद में शायद वर्णित है। बिल्कुल, सब वेदों में भी वर्णित है। और वेद तो केवल साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है ना, साइंटिफिक फॉर्मूला, जस्ट लाइक H2SO4।
तो H2SO4 का अर्थ वही समझ सकता है ना जो वेद विज्ञान का विद्यार्थी हो। यहाँ पे मुश्किल ये आ रही है, जैसे कि वेस्टर्न जो कि रहे थे, वेस्टर्न जो कि इंटरप्रेटर वगैरह रहे, अब वो लोग थोड़ा सा संस्कृत जान लिया और उसके आधार पर उसकी व्याख्या शुरू कर देते हैं ना। इसे अब मैक्स मूलर वगैरह जितने भी तरह तरह के लोग रहे, या सऊदी अरेबिया से रिलेटेड जो भी रहे, या भारत में भी आधुनिक जो की है वेद विज्ञान के जानकार बहुत कम लोग हैं। केवल संस्कृत और व्याकरण जान करके, अब जैसे इंग्लिश ग्रामर जान करके ज्यादा पूरा का पूरा भाषा विज्ञान आप जान लीजिए, लेकिन H2SO4 का मतलब आप नहीं समझ सकते हैं, उसके लिए विज्ञान का विद्यार्थी होना आवश्यक है। उसी प्रकार वेद को वही समझ सकता है जो वेद विज्ञान का विद्यार्थी हो, अदरवाइज समझ नहीं पाते हैं लोग, उल्टा पुल्टी व्याख्या करते रहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। अभी जैसे कहा गया कि चंद्रमा पे 14 दिनों का एक दिन होता है, तो ये तो अपने सनातन धर्म में पहले से वर्णित है। बिल्कुल बिल्कुल, 14 दिन का हमारे यहाँ पक्ष होता है ना, एक पक्ष कृष्ण पक्ष और ये तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का जो की है वो तो 14 दिन का होता ही है। हमारे यहाँ पूरा जो कैलेंडर जो हम लोग का है, इसका ये शक संवत का हो या इसका जो कि हम लोग का यहाँ चलता है विक्रम संवत का, ये तमाम संवत जो कि चलते हैं वो उसके आधार पर ही तो है। हमारे यहाँ ज्योतिषीय जितनी भी गणना होती है सारा कुछ उसी पर आधारित है। पूरा कंप्लीट ज्योतिष शास्त्र जो कि मैथमेटिक्स पर ही आधारित है। इसरो ने कहा कि अब हम लोग अगला सूर्य और शुक्र पे अभियान करेंगे, तो इस पे क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको? बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे यहाँ तो वैमानिकी विमान शास्त्र आज से नहीं, भरद्वाज ऋषि के टाइम से है। वेस्टर्न जो कि साइंटिस्ट हैं वे लोग अभी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत पहले से चला आ रहा है ना। उस पर लोग चूंकि अदर जो कि रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसमें चूंकि बाइबल में और कुरान में जो कि दे दिया गया कि 4000 साल पहले ही धरती की उत्पत्ति हुई सब कुछ, जबकि पहले 4000 साल पहले ही हुआ, तो उसके पहले के इतिहास को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। आज जो 8-8 लाख साल पुराने जो मंदिर के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, अब उसके बारे में लोग कह रहा है कि एलियन आकर बना गया। बड़ा अजीब विकृति है, समझ। यहाँ पर तो महाभारत उठाकर देखिए ना, आदि पर्व सब कुछ पूर्णतः स्पष्ट है। वहां जो माया सिविलाइजेशन जो कि अमेरिका के लिए कहते हैं, एक्चुअली वो माया दानव यहाँ का जो भी था, उसको इंद्र बहुत मारे थे, चूंकि देवता कम्युनिटी की एक अप्सरा को लेकर भाग गया था, इसीलिए उसको मार करके भगाया गया था। वो पाताल लोक में उसको भगा दिया गया था, और वही अमेरिका हम लोग का वही हुआ करता था। और वहां पे जाकर पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया है, आज आपको ताज्जुब होगा, जो हम लोग इतिहास में पढ़ा दिया जाता है कोलंबस ने अमेरिका को खोज दिया और वास्को डिगामा ने भारत को खोज दिया, लेकिन उसके हजारों हजार लाखों लाख साल पहले भारत के लोग ऑलरेडी प्रशांत महासागर के रास्ते से वहां पर पहुंच चुके थे। और वहां पे पूरा एक आप पेरू में देख लीजिए, बोलीविया में देख लीजिए, होंडुरास में से देख लीजिए, सेंट्रल अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में, वहां पर हजारों हजार साल पुराने शिव की, विष्णु की, गणेश की, हनुमान जी की मूर्तियां पाई जाती हैं। बड़े बड़े मंदिर पाए जाते हैं। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर ऐसे यूनिक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आजकल के मॉडर्न साइंटिस्ट, मॉडर्न आर्किटेक्ट्स लोग के वश की बात नहीं है वैसा कंस्ट्रक्शन ये तैयार करना। तो हम लोग का तो हर चीज साइंस पे आधारित है। मंदिर का स्ट्रक्चर कैसे होगा उसका एक आगम शास्त्र हुआ करता है, कहां पर किस तरीके से। बहुत जगह पे ऐसा है जिसका नींव नहीं है और पूरा ऊंचा बिल्डिंग बना हुआ है, पूरा ऊंचा मंदिर बना हुआ है, बेस नहीं है, फिर भी वहां पे स्तंभ दिया हुआ है, जो पिलर दिया हुआ है, पिलर के नीचे से आप तौलिया पार करा ले सकते हैं। 80 टन का स्ट्रक्चर 240 फीट ऊंचा पर ले जाकर पहुंचा दिया गया, वहां पे गुंबद पे रखा हुआ है। तो यह बिना साइंस के तो यहाँ पर संभव ही नहीं था ना। इतना कैलकुलेशन यहाँ पे था, जितना अरिथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, सब कुछ का बेस तो भारत से ही प्रोवाइड हुआ है ना। तो भारत के सभी चीजों को विदेशियों ने लूट कर यहाँ से ले जाकर उसे अपना कॉपीराइट बना दिया। बिल्कुल, समस्या यही आ रही है ना। अभी हमारे छोटे दादाजी पहले पटना आयुर्वेदिक कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करते थे, प्रियव्रत शर्मा जी, बाद में बीएचयू में डायरेक्टर चले गए थे। तो जब पेटेंट लॉज पे ये चल रहा था तो इतना दहाड़ करके बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ एक किताब हमारा निघंटू जो कि है, केवल उसको यदि हम पेटेंट कर लें तो सारी दुनिया की हवा निकल जाएगी।
अब जैसे देखिए, ये हमारे यहाँ सारे ग्रंथ पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। ये एक किताब है, ये भाव प्रकाश निघंटू है, भाव प्रकाश मिश्र का था। और इसी को और थोड़ा सा एलैबोरेट करके हमारे छोटे दादाजी ने प्रिय निघंटू करके लिखा था, चूंकि प्रिय व्रत शर्मा उनका नाम था। तो ये निघंटू जो कि एक ऐसी किताब है जिसमें सारी दुनिया के जितने भी जड़ी बूटी है, पेड़ पौधा है, दलहन है, तिलहन है, मिनरल्स वगैरह है, सब चीज का सांगो पांग वर्णन किया हुआ है। और इतना साइंटिफिक कंसेप्शन वर्ल्ड के कहीं पर भी नहीं मिलेगा। और इसमें जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा में उसका अलग अलग अनुवाद भी करके दिया हुआ है। आपको आश्चर्य होगा, वर्ल्ड के मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट वगैरह को, उन लोगों को पता नहीं होगा। अब इसमें जैसे ये इसका स्टार्ट हुआ है हरितकी से, जिसको टर्मिनालिया चैबुला कहा जाता है लैटिन टर्म में। अब इस पर इस किताब में जो दिया हुआ है कि एक एलोपैथी के सिस्टम से तो बाइफरकेट कर देता है कि इसमें इतना मैंगनीज है तो आयरन है तो लाइम है और क्या है कि लाइमस्टोन है। लेकिन यहाँ पे उसका मेडिसिनल इफेक्ट के लिए इसको दिया गया है कि हरितकी हर्रे का सीधा अमृत से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और एक ही चीज को अलग अलग टाइप के, अलग अलग तरीके से, अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज के साथ खाने से उसका इफेक्ट चेंज हो जाता है। वो इसमें बड़ा यूनिक चीज है। और चूंकि इसमें साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम जैसे वेद था, तो आयुर्वेद में भी वेद शब्द छिपा हुआ है, एडेड है। तो इसमें भी साइंटिफिक फॉर्मूलाज के रूप में श्लोकबद्ध किए गए हैं और श्लोकबद्ध करके उसका फिर मीनिंग दिया गया है। अब देखिए, मतलब ये हुआ कि चाहे वो कहीं का भी साइंस हो, हाँ, सबका ओरिजिन यही से आप मिलेगा, वेद से ही मिलेगा आपको। जैसे इसका दिया हुआ है, चबा कर खाई हुई हरड़। इसका स्टार्टिंग जो कि श्लोकबद्ध जो कि है, चर्चिता वर्ध मंतिग्नम मेशिता मल शोधनी, मल वगैरह को भी शोध करता है। इसका बढ़िया से दिया हुआ है। इसका हिंदीकरण देखिए, चबा कर खाई हुई हरड़ अग्नि को बढ़ाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है। पीस कर खाई हुई हरड़, सेम चीज खाते हैं, वही हरड़ है, वही हरित की है, वही टर्मिनल चेबुला है, लेकिन पीस कर खाई हुई साफ दस्त लाती है। उबाल कर खाई हुई दस्त बंद कर देती है। जस्ट उल्टा इफेक्ट आ गया ना। उसी चीज को, वही हर्रे को आप पीस करके खाते हैं तो साफ कर देगा दस्त। और साथ साथ उबाल कर अगर जो खाएगा तब फिर उसी दस्त को बंद कर देगा। भून कर खाई हुई हरड़ तीनों दोषों को नष्ट करती है। भोजन के साथ खाई हुई हरड़ बुद्धि, विद्या, बल और इंद्रियों को प्रसन्न करती है। वात, पित्त तथा कफ को नष्ट करती है। मल मूत्र आदि विकारों को निकालने वाली है। भोजन के अंत में खाई हुई हरड़ मिथ्या अन्नपान से होने वाले वात, पित्त व कफ के सब प्रकार के विकारों को शीघ्र दूर करती है। अब नमक के साथ खाने से कफ को ठीक करती है। शक्कर के साथ खाने से पित्त को ठीक करती है। घी के साथ खाने से वात विकार को दूर करती है। और गुड़ के साथ खाने से सब प्रकार के रोगों को दूर करती है। और अलग अलग टाइम पीरियड में खाने का, जैसे कि चंद्रमा का क्या इफेक्ट आता रहा था, इसका इफेक्ट, वो इसका इफेक्ट, ग्रह नक्षत्रों का इफेक्ट, उसके हिसाब से बहुत बढ़िया से दिया गया है। कि जो लोग रसायनार्थ हरितकी का सेवन करना चाहते हैं सालों भर, उसके लिए दिया गया है कि वर्षा ऋतु में नमक के साथ लेना है, शरद ऋतु में शक्कर के साथ लेना है, हेमंत ऋतु में सूंठ के साथ लेना है, शिशिर ऋतु में पीपल के साथ लेना है, वसंत ऋतु में मधु के साथ लेना है, ग्रीष्म ऋतु में गुड़ के साथ लेना है। तो ये बाइफर्केशन जो की है, इतना साइंटिफिक बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो यहाँ चाहे ये एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है, एनवायरमेंटल साइंस का है, सब चीज के मूल सूत्र जो है, या मेडिकल साइंस का है, सबका मूल सूत्र वेद में ही है। बिल्कुल सही कहा है। मतलब भारत के विद्यालयों में पुनः वेद का पठन पाठन नहीं होना चाहिए। बिना उसके भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया जाना संभव नहीं होगा। और वेद का केवल यहाँ पर लोग इन जनरल जो कि गुरुकुल के नाम पर भी चलते हैं, तो गुरुकुल के नाम पर केवल चलाए जा रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, सही मायने में गुरुकुल का वो सिलेबस नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। यहाँ पे केवल वेद के श्लोक मंत्र को रटवाया जाता है। उसका पूरा डिकोड यदि किया जाए तो एंटायर वर्ल्ड के सारे नॉलेज सिस्टम का वो सेंटर है ना, साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है।
हमारे यहाँ का गुरुकुल की जो सनातन परंपरा रही थी, उसमें उसका सिलेबस ही बड़ा यूनिक हुआ करता था। उसके सिलेबस वगैरह सारे सनातन धर्म के संपूर्ण वैज्ञानिक स्वरूप को एक्सप्लेन करने के लिए ही ये पूरा एक धर्म चक्र बनाया गया है। इसमें पूरा संपूर्ण सनातन धर्म के संपूर्ण स्वरूप को एक्सप्लेन किया गया है। और जो गुरुकुलों की शिक्षा थी, वेद की जो शिक्षा हुआ करती थी, उसको अगर जो मॉडर्न कंटेक्स्ट के रूप में यदि इंटरप्रेट किया जाए तो यहाँ का सिलेबस जो हुआ करता था वो था, पहला विषय है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है ना, पूरा साइंटिफिक फॉर्मूलास का कंपेंडियम है। दूसरा हुआ करता था आयुर्विज्ञान, हेल्थ साइंस, जिसको आयुर्वेद कहा जाता है। फिर है योग विज्ञान, फिर धर्म विज्ञान, अर्थ विज्ञान, न्याय विधि विज्ञान, व्यवहार विज्ञान, बिहेवियरल साइंस है, सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस है, भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंसेस, समाज विज्ञान, सोशल साइंसेस, गणना विज्ञान, मैथमेटिक्स, इसमें अरिथमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कैलकुलस, ये सब चलाता है। फिर व्यवसाय विज्ञान, प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग देकर के बचपन से ही लोगों को प्रोफेशनल एक्सपर्ट तैयार किए जाते थे। और जीवन जीने की कला, ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा तब तो शिक्षा होगी। और भारत में तो यानी जो अंग्रेजों का जो सर्वे था उसमें भी 7,32,000 यहाँ पे गुरुकुल हुआ करते थे। यानी हर गांव में, हर कॉलोनीज में, शहरी क्षेत्र में हर कॉलोनी में और ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। बड़े बड़े गांव में तो 2-2 गुरुकुल हुआ करते थे। और गुरुकुल का मतलब केवल संस्कृत और संस्कृत भाषा नहीं था, पूरा उस संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की शिक्षा थी। और भारत में साक्षरता दर भी 97% हुआ करता था। ये आज भारत को वेस्टर्न कंसेप्शन और कम्युनिस्टों की साजिश रही है कि भारत एक निरक्षर था और साक्षरता और ये शिक्षा का प्रादुर्भाव अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। ऐसा नहीं है, अंग्रेज लोगों का खुद ही अपना सर्वेक्षण था, उन्हीं लोगों का रिपोर्ट जो कि था उन्होंने ही एक्सप्लेन किया है कि भारत में 7,32,000 गुरुकुल थे और यहाँ पे बहुत हायर एजुकेशन सेक्शन हुआ करता था। और यहाँ पे 97% यहाँ पे जो कि एवरेज साक्षरता थी वो 97% हुआ करती थी। कुछ साल पहले तक विदेशियों ने कहा था कि भारत सपेरों का देश है। जब वहां के वेस्टर्न लोग नंगे घुमा करते थे उस समय यहाँ के लोग हीरा जवाहरात के पूरा जेवरात पहना करते थे। यहाँ पे हर प्रकार के साइंसेस का इतना डेवलपमेंट हो चुका था। अब चाणक्य हो या आर्यभट्ट हो, वराहमिहिर हो, तमाम लोगों का कंसेप्शन देख लीजिए, उनका साइंटिफिक एडवांसमेंट देख लीजिए। अभी तो ये किताब आपको उठाकर दिखलाया ना, अब जो जिन लोगों ने कहा है ना सपेरों का देश, अब उनकी किताब उठा करके देखिए। ये हमारी किताब नहीं है, ये अंग्रेजों की ही किताब है, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। मोटी किताब जो होती है उसका बहुत ज्यादा कीमत होता है। शॉर्टर में, ब्रीफ में ये था, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का रेडी रेफरेंसर है, ब्रिटानिया रेडी रेफरेंस एनसाइक्लोपीडिया। अब इसमें देखिए इंडियन साइंस के बारे में इसने क्या लिखा है, इंडियन साइंटिस्ट लोगों के बारे में स्पेसिफिक हमको दिखला देते हैं। जो लोग सपेरों का देश भारत को कह रहे हैं ना, उन्हीं लोगों ने क्या लिखा है भारत के लिए। हाँ, ये आर्यभट्ट अभी जो कि चांद पर गया है ना, चांद का मिशन, इससे रिलेटेड आई है। आर्यभट्ट के बारे में इन्होंने क्या लिखा है, 470 to 550 उनका लाइफ टाइम रहा। इंडियन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ऑफ द 5th century AD. He lived and worked in Kusumpura नियर प्रेजेंट डे पटना इन बिहार। ये भी साजिश देख लीजिए, ये कुसुमपुर के रहने वाले थे और नियर प्रेजेंट डे पटना था। मॉडर्न हिस्टोरियंस ने क्या गड्ढमड्ढ कर दिया है कि पाटलिपुत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर सब के सब को एक ही मान लिया है, केवल अजीमाबाद शब्द को घुसेड़ने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कि इसका नाम चेंज होता रहा है। ऐसा कभी नहीं था। यहाँ पे पाटलिपुत्र एक सेपरेट बेल्ट हुआ करता था, जिसका अभी प्रेजेंट डे कुम्हरार वगैरह है, या ये पूर्वी गांधी मैदान से लेते हुए महेंद्रू, सुल्तानगंज, आलमगंज, गायघाट लेते हुए पटना सिटी तक का बेल्ट है।
पुष्पपुर इसके इधर हुआ करता था, और कुसुमपुर का बेल्ट जो कि है गंगा नदी के किनारे इधर दानापुर, दीघा वगैरह से लेते हुए अभी प्रेजेंट डे सगुना मोड़ वगैरह है, मुसवापुर है, यहाँ से लेते हुए खगोल वगैरह जानीपुर तक, एम्स तक का ये बेल्ट हुआ करता था, कुसुमपुर का बेल्ट हुआ करता था। और गांव जो कि हुआ करता था ना, जैसे पाटली ग्राम की बात चर्चा आती है, कुसुमपुर की आती है, पुष्पुर की आती है, ये 3 गांव उसी प्रकार के गांव थे। पहले का एकदम बहुत बड़ा बड़ा एरिया हुआ करता था ना, एक एक गांव का एरिया तो सब डिवीजन टाइप का हुआ करता था। जैसे महाभारत काल में कृष्ण ने 5 गांव मांगा था, तो 5 गांव आजकल के मौजा का जैसा गांव नहीं हुआ करता था, बड़ा बड़ा एरिया हुआ करता था। तो ये एंटायर बेल्ट कुसुमपुर का था, जो पाटलिपुत्र के निकट स्थित था। फिर आइए देखिए इन्होंने क्या क्या उनका कृत्य रहा है, क्या क्या उन्होंने किया है आर्यभट्ट ने, उसके बारे में खुद अंग्रेजों की लिखी हुई किताब है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, इसमें उन्होंने क्या लिखा है। His greatest work is according to some scholars, he was a Kulapa or vice chancellor of the famous Nalanda University. His greatest work is Aryabhatiya, which he wrote in 499 when he was just 23 years old. Aryabhatiya is a scholarly treatise in Sanskrit on mathematics and astronomy. Using the Sanskrit alphabets, he invented an ingenious system to express numbers on the decimal place value model. This allowed him to give astronomical constants and numerical data in a highly condensed form so that they could be easily memorized. He formulated the rules for extraction of a square and cube roots by the arithmetical method, which are the rules used all over the world even today. The mathematical part of Aryabhatiya deals with important topics like geometrical figures and their properties, arithmetic, progression, and geometrical progression, as well as simple, simultaneous, and quadratic equations. It also gives rules and methods for construction of trigonometric sine tables, in which sine and cosine are known as jya and kotijya. Aryabhatta gave an accurate approximation for pi, that is 3.1416, and introduced into trigonometry the versed sine function, that is 1 minus the cosine of an angle. He was the first Indian astronomer to state that the Earth is spherical and rotates on its axis. He explained that the apparent daily east-west motion of the sun, moon, planets, and stars is due to the rotation of the Earth from west to east. जो ईस्ट टू वेस्ट लोग माना करते थे एंटायर वर्ल्ड के लोग, इन्होंने ही एक्सप्लेन किया कि वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है, उसके चलते ही सूर्योदय और सूर्यास्त पूरब से पश्चिम नजर आता है. ही इंट्रोड्यूस्ड टू systems for reckoning time. First, Odaika system, that is from sunrise to the next sunrise, and second, Ardha Chandrika system. ये जो भी इन्होंने system, that is midnight to midnight, sidereal time. He gave the time for one sidereal rotation of the earth as 23 hours 56 minutes 4.1 seconds, which is modern value 23 hours 56 minutes 4.019 seconds. ये जितने भी हमारे साइंस के सिद्धांत, जैसे इन्होंने आर्यभट्ट की बात की, तो आर्यभट्ट के पहले भी ऋग्वेद में वर्णन है कि केवल पृथ्वी ही नहीं, सूर्य भी चक्कर लगाते हैं. बिल्कुल, सूर्य भी घूमते हैं. हाँ बिल्कुल. तो इन सभी चीजों को, जबकि बाकी जो रिलीजियस बुक्स है उसमें कहा गया कि नहीं पृथ्वी चपटी है, कुछ ने कहा कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना असंभव है. उन सबको देखिए प्रॉब्लम ये आ रहा है ना कि हमारे वेद जो के हैं वो ऋषियों के ध्यान की अवस्था में, धारणा ध्यान समाधि का जो प्रोसेस होता है, तो समाधि की अवस्था में जो दिव्य ज्ञान उनको प्राप्त होता है, उसका ब्रह्म ज्ञान, उसका वर्णन है ना, वो साइंटिफिक प्रोसेस है. और यहाँ पे जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, इनके जो
सो कॉल्ड जो भी कह लीजिए प्रॉफिट्स हैं, ये हैं वो हैं। अब उनकी शिक्षा दीक्षा का स्टैंडर्ड क्या रहा, साधना सिद्धि का स्टेटस क्या रहा, वो किस रूप में समझ पाए। अब आधा अधूरा ज्ञान, कुछ का कुछ, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया। कोई भेड़ चराता था, कोई बकरी चराता था, कोई क्या करता था, कौन कैसे किसका, उसका स्टैंडर्ड क्या था, और उसके आधार पर उटपटांग कुछ भी लिख देने से वो साइंटिफिक कंसेप्शन नहीं आता है ना। वेद साइंटिफिक, ऋषियों का साइंटिफिक ज्ञान है, इसलिए उसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं बाइबल और कुरान के साथ, या और जितने भी टेक्स्ट हैं उनके साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। इसीलिए कभी भी सनातन धर्म का साइंस के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि लोग कहता है ना कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विपरीत हैं। तो मजहब भले ही विपरीत हो सकता है, रिलीजन भले ही विपरीत हो सकता है, लेकिन धर्म से ही समस्त प्रकार की ज्ञान विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। वेद संपूर्ण प्रकार के ज्ञान विज्ञान का फर्स्ट कंपेंडियम है, तो उसको क्यों झगड़ा होगा? पिता पुत्र का सवाल है ना, यहाँ पे झगड़ा नहीं है, क्योंकि वेद से ही सब उत्पन्न है, तो वहां पे झगड़ा नहीं है, रिलीजन को कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसीलिए वो लोग डिबार करता है, उन लोग को पढ़ने से मना करता है। आपको ताज्जुब होगा, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया गया, उसके पीछे भी बहुत झगड़ा हुआ था। नहीं, उसके शिक्षा के विरुद्ध ही लोग इस्लाम के लोग रहे हैं। इस एजुकेशन का, उस एजुकेशन का, सनातन धर्म ने तो हर किसी का स्वागत किया ना। उसने इस्लाम का भी स्वागत कर दिया, क्रिश्चियनिटी का भी स्वागत कर दिया, अंग्रेजी का भी स्वागत कर दिया। हम लोग तो इंग्लैंड जाकर के भी पढ़े, वो लोग भी यहाँ पर आकर पढ़ा। हर जगह के यहाँ पर तो ज्ञान विज्ञान की लगातार सनातन धारा जो की है वो सदैव बहती रही है और सदैव बहती रहेगी। सनातन का न तो कोई आदि है, न कोई अंत है, न कभी इसका शुरू हुआ है, न कभी इसका अंत होगा। रिलीजन्स का भले ही है कि उनका शुरुआत होता है, किस सदी में शुरुआत हुआ, कब वो समाप्त हो जाएगा। जो भी जन्म लेता है उसकी समाप्ति संभव है, लेकिन जो कि अनादि है, सनातन धर्म अनादि है ना, इसका कहीं कोई अंत नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पे समय दिया। दिव्य रश्मि पे और भी लोगों का इस प्रकार का साक्षात्कार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद।